हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड दोनों एक ही बात है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर का देख लेते हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए 11th के कौन कौन से चैप्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में एक नज़र देखते हैं। ओके, तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहा हूँ चैप्टर का। साइंस की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत ही बड़ी ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर अगर हम दो सब ब्रांच करें तो एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने में देर लगेगी क्योंकि वो बाद में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो सब ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ओके, अब दोनों में थोड़ा क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। एक वर्ड है चार्ज, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चार्ज के ऊपर बेस है पूरी ये ब्रांच चार्ज की स्टडी है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, थोड़ा हल्का सा आइडिया देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें तब पढ़ना चाहिए जब चार्ज रेस्ट पर हो। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। ओके, देन वी शुड स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, और इसमें बात करें तो व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट करे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फंडे लगेंगे, और जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे लगेंगे। ओके, तो जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फंडे लगेंगे, पर अगर जब चार्ज के पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाए तो फिर क्या होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए तब चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो वो तो बहुत देर बाद आएगा, अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर कंसंट्रेशन करते हैं। अगर ये समझ में आएगा तो ये भी आएगा, और ये आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी समझ में आएगा। ओके, तो ये है चैप्टर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर को, कौन से चैप्टर को, पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर को समझने के लिए 11th के कौन कौन से चैप्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ, वो चैप्टर हमें बेसिक आने चाहिए जो 11th के हैं। ओके, तो इस लिस्ट में जो पहला चैप्टर है वो है वेक्टर्स। ओके, वेक्टर चैप्टर हमें अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर में क्या क्या चीज़ है, वेक्टर में अगर मैं बात करूं तो एडिशन वेक्टर का हमें आना चाहिए, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें आना चाहिए, फिर वेक्टर के कंपोनेंट करना हमें आना चाहिए, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हमें बेसिक आना चाहिए। ओके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसी में दूसरा चैप्टर है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हमें FBD बॉडी का बनाना आना चाहिए। ओके, और पुली ब्लॉक सिस्टम को हमें 2 ब्लॉक एक पुली का सिस्टम जो होता है उसको बेसिक सॉल्व करना हमें आना चाहिए। फिर अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो वर्क पावर एनर्जी। ओके, इसमें स्पेशली वर्क एनर्जी थियरम यह हमें अच्छे से आना चाहिए। वर्क एनर्जी थियरम कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना होता है, यह हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट बात करूं तो चैप्टर तो नहीं है पर टॉपिक है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स है हमारे, जैसे कि मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये सब प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं, कब करने होते हैं, इसका हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है SHM की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इन शॉर्ट पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हमें करना पड़ेगा इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तब हमें इस चैप्टर की बहुत अच्छे से फील आएगी। ओके, तो चैप्टर तो हम चला ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमें 11th के ये चैप्टर के टॉपिक्स को भी साथ साथ रिवाइज करना होगा। ओके,
तो हमें चैप्टर की बढ़िया से फील आएगी और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो अपनी नोटबुक में ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, नोट कर लीजिए। फिर हम आज चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, चार्ज क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है चार्ज। ओके, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज से क्या क्या होता है, वो सब डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, और इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज चार्ज। देखिए, आपने मास के बारे में सुना होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मास की स्टडी कराता है। कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है तो उसके पास मास होता है। क्या आपने मास को देखा है? बिल्कुल नहीं, मास को हम देख नहीं सकते। मास मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। चार्ज को किसी ने देखा नहीं है। ओके, तो पहली तो एक डेफिनेशन है बराबर, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि चार्ज is an internal property of material। ओके, चार्ज एक मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, चार्ज को हम देख नहीं सकते। ओके, तो चार्ज क्या क्या कर सकता है? चार्ज की इफेक्ट को थोड़ा महसूस कर सकते हैं, चार्ज को फील करना बहुत ही मुश्किल है। चार्ज की इफेक्ट को थोड़ा फील कर सकते हैं, जैसे कि चार्ज क्या कर सकता है। तो चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। सर अभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी होगी। ओके, पर उसके लिए हमें थोड़ी धीरज रखनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आने में थोड़ी देर लगेगी। उससे पहले की जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझना है तो उसके पहले के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो चार्ज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसके बारे में जब पढ़ाएंगे तब डिस्कशन करेंगे। अभी तो हमें चार्ज के बारे में देखना है। तो दो चीज़ें चार्ज के बारे में पता चली कि चार्ज मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि चार्ज जब एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो चार्ज रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही कंपोनेंट है बराबर। तो हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पढ़ेंगे, फिर जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। असलियत में तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है और वही रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। ओके, पर हमारे सिलेबस में दोनों हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये दोनों बेसिक बातें हो गई। अब कुछ यूनिट की बातें करते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होगा। ओके, तो जो ऐसा यूनिट है चार्ज का वो है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा यूनिट है। फिर CGS यूनिट चार्ज का होता है ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और एक यूनिट इसका होता है फैराडे। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो तीन यूनिट है बेसिक, एक ऐसा यूनिट, एक CGS यूनिट और एक फैराडे यूनिट बराबर। इन तीनों का रिलेशन भी है जो हम देखेंगे। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये SI और CGS में रिलेशन है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ये फैराडे और कूलम का रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमें थोड़े बहुत याद होने चाहिए। ओके, अब कुछ कूलम, अब कूलम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। ओके, सो बेसिकली चैप्टर में जो चार्ज की वैल्यू होगी या मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में, इस तरीके से होगी, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। ओके,
तो ये कुछ बेसिक बातें हैं चार्ज के बारे में। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है और चार्ज की भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो इसमें जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज कैसे क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर, बहुत ही मजा आया। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चार्ज को ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, सबट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो, कोई वेक्टर फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ तो हम वेक्टर फॉर्मूले से बच गए कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड सबट्रैक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्ज नेचर में अवेलेबल है। तो दो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से चार्ज के दो नाम दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब कुछ बेसिक चीज़ है इसके बारे में। अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। अब 5 जूल एनर्जी हो और 1 जूल एनर्जी हो, दोनों में 5 जूल एनर्जी ज़्यादा है और 1 जूल एनर्जी कम है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कुछ है और नेगेटिव चार्ज कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा है और नेगेटिव चार्ज छोटा है, ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। चार्ज के दो टाइप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्जेस के नाम हैं। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे थे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी एक है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। इससे पहले मैं इससे जुड़ी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दो टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब कब पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ सकता है, कब नेगेटिव चार्ज आ सकता है, उसकी थोड़ी आइडिया मैं आपको देता हूँ। बाकी इसके बारे में डिटेल में तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे। ओके, तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी है और यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है। क्लियर? दोनों बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है। अब सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बॉडी न्यूट्रल कहलाए। न्यूट्रल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी बॉडी मटेरियल की बनी हुई होती है। ओके, एटम्स की बनी हुई होती है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। अब इस बॉडी को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है और इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, तो कैसे होगा? देखिए, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में और प्रोटॉन फिक्स होते हैं न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ओके, तो प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस में फिक्स है। हम ट्रांसफर करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कराएंगे तो बॉडी पर कुछ चार्ज आ सकता है। ओके, तो मान लो इस बॉडी से मैंने इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दिए, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है या जिस बॉडी में से भी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, अभी आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएं तो जो जिस बॉडी में से ट्रांसफर करा रहे हैं वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। ओके, तो दो टाइप है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, किसी भी बॉडी पर आने वाला चार्ज किस तरीके का हो सकता है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। वैसे ही अगर मैं दो बॉडी लूँ ऐसी, तो मान लो एक ये बॉडी और एक ये बॉडी। ओके, दोनों इनिशियली न्यूट्रल। तो यहाँ से मान लो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र किए। अब सवाल ये आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो इसका जवाब है इंटीजर मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में
जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया है। ओके, हालांकि उससे भी कम वैल्यू के चार्ज हैं, पर उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। हमारे लिए इस चैप्टर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो जब हमने उसको स्मॉलेस्ट यूनिट माना है तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कैसे? मान लो यहाँ से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। ओके, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इस बॉडी पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा Q से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को, तो Q इज इक्वल टू +5e इस बॉडी का चार्ज, और इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस बॉडी का चार्ज -5e होगा। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब सवाल ये है कि 5 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जितने मर्जी उतने ट्रांसफर कर सकते हैं, पर इंटीजर मल्टीपल में होने चाहिए। मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में मैं 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने अभी बोला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जब वो स्मॉलेस्ट है तो उसको ब्रेक कर देना पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इसलिए डेसिमल में या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता। तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराए तो +5e -5e, मान लो 5000 कराए तो 5000e प्लस इस पे आएगा और 5000e माइनस इस पे आएगा। तो किसी भी बॉडी पे आने वाला चार्ज Q इज इक्वल्स टू ±NE इस तरीके का होगा, वेर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q इज इक्वल्स टू ±NE, और यहाँ पे n क्या है? इंटीजर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, n क्या होना चाहिए? इंटीजर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें बता दी है कि किसी भी बॉडी पे आने वाला चार्ज किस टाइप का होगा। वो होगा Q इज इक्वल्स टू ±NE टर्म्स का। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं किसी भी बॉडी का चार्ज क्वांटाइज रहता है। ओके, फिर एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना। पहले तो इसमें एक वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ओके, तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें कुछ चार्ज है। ओके, तो बाहर से कुछ चार्ज सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कुछ चार्ज सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ओके, फिर दूसरी बात कि उसका चार्ज कंजर्व रहता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है ऐसे, जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब कोई चार्ज बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जाएगा। इस सिस्टम के अंदर मान लो 3 बॉडी है। ओके, उसको हम नाम देते हैं A, B और C। इनिशियली मान लो A बॉडी के पास +10 कूलम चार्ज है, B बॉडी के पास -5 कूलम चार्ज है, C बॉडी के पास मान लो +4 कूलम चार्ज है। ओके, अब इन तीनों बॉडी में आपस में कुछ इंटरेक्शन हम करवाएं या चार्जेस को ट्रांसफर करवाएं, तो फाइनली मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन आई। ओके, ध्यान से देखना। फाइनली ए बॉडी पे इनिशियली 10 कूलम चार्ज था, तो मान लो इस पे हो गया +5 कूलम। बी बॉडी पे -5 कूलम चार्ज था, तो मान लो इस पे हो गया +2 कूलम। तो सी बॉडी पे कितना चार्ज आया होगा ये हमें पता करना हो तो इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, इनिशियली नेट चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल नेट चार्ज होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी का एम है। तो इनिशियली नेट चार्ज बोल रहा हूँ, नेट चार्ज मतलब टोटल, ये +10 और ये +4 +14 कूलम -5 मतलब +9 कूलम। इतना चार्ज इनिशियली था, तो कुछ भी करवा दो फाइनली भी इतना चार्ज रहना चाहिए, नेट चार्ज। तो देखिए, इस पे 5 कूलम है, इस पे 2 कूलम है, तो क्या हुआ? सी बॉडी पे कितना चार्ज आना चाहिए कि +9 कूलम हो जाए? तो देखिए 5 और 2 7, तो सी बॉडी पे +2 कूलम चार्ज आया होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व, मतलब इनिशियली नेट चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल नेट चार्ज। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम और प्रॉपर्टी लेंगे, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। 5th प्रॉपर्टी, कुछ सिंबल के बारे में देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने नेगेटिव लिया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव लिया। ओके, तो ई सिंबल एक है, ई सिंबल। ई सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है ई, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ई रिप्रेजेंट करेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, वो कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम है, साइन का डिफरेंस है खाली, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +2e चार्ज है, तो 1.6 का डबल 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, प्रोटॉन के पास भी कुछ मास है, तो मास भी देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, और इतना ही लगभग मास न्यूट्रॉन का भी होता है, प्रोटॉन का जितना है उतना। हालांकि थोड़ा न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, पर इसमें क्या थोड़ा ज़्यादा और क्या थोड़ा कम। ओके, तो लगभग इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी हम ले सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ब्रैकेट में दी है तो कोई चिंता ही नहीं है, पर कभी कभी नहीं दी होती तो हमें याद रखनी पड़ती है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है सिंबल्स के बारे में। फिर अब मास के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और कोई भी चार्ज है तो वहाँ पर मास होगा ही। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जहाँ कहीं भी चार्ज होगा वहाँ मास तो होगा ही। ओके, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या कहती है प्रॉपर्टी? ध्यान से समझना। किसी भी जगह पर, किसी भी बॉडी पर कुछ चार्ज है तो उसके पास मास तो होगा ही। मतलब चार्ज, अब चार्ज कैसे दे सकते हैं? अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराएंगे तो कुछ ना कुछ मास भी तो ट्रांसफर होगा। तो जहाँ चार्ज है वहाँ मास तो होगा ही, पर जहाँ मास है, जिस बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज होगा ही, ऐसा कहना गलत होगा। चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर अब जो 2 प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हमें टॉपिक में काम आएगी, ध्यान से समझना। पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए है। ओके, और दूसरी जो होगी वो पार्टिकल और बॉडी सिस्टम के लिए होगी। पहले ये समझते हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए प्रॉपर्टी क्या है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा एक का पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर इन दोनों को मैं नज़दीक लाऊंगा तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना नहीं चाहेंगे। ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, वो पार्टिकल उधर जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी ये प्रॉपर्टी है कि अगर सेम नेचर के चार्ज को नज़दीक लाएं तो रिपेल करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर 2 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नज़दीक ला दे तो वो भी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ओके, और अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो क्या होगा सर? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर वो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेंगे। ओके, तो इसमें होगा अट्रैक्शन ऑपोजिट नेचर के बीच में, और इसमें होगा रिपल्सन। क्लियर? तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रॉपर्टी पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने लिखी है। ओके, फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लस बॉडी सिस्टम के लिए है। ओके, क्या कहती है? ध्यान से समझना।
मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके नज़दीक मान लो कोई बॉडी है जो कि इनिशियली न्यूट्रल है। इस बॉडी को मैं इस चार्ज पार्टिकल के नज़दीक लाया तो क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया कि ऑपोजिट नेचर के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम नेचर के बीच में रिपल्शन होता है। अब हालांकि ये बॉडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने कैसा लिया है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज कैसा लिया है? पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी के इस सरफेस पर इंड्यूस होगा। वर्ड ये यूज करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर इंड्यूस हुआ, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी सरफेस पे इंड्यूस होगा, क्योंकि इससे तो वो रिपेल कर रहा है और नेगेटिव इससे अट्रैक्ट कर रहा है। तो होगा क्या? अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज नज़दीक हैं, तो इन दोनों के बीच में एक तो अट्रैक्शन हो ही रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो फाइनली ये बॉडी अट्रैक्शन नेचर शो करेगी, ये बॉडी इससे अट्रैक्ट होगी। ओके, देखिए इस बॉडी में दो पोल बन गए, एक नेगेटिव इस साइड और एक पॉजिटिव इस साइड। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसके बाद हम डिस्कशन पोलराइजेशन टॉपिक में करेंगे। अभी हल्का सा आइडिया मैंने दिया कि बॉडी का पोलराइजेशन हो गया। ओके, एक दूसरा केस इसमें लेते हैं। अगर दोनों बॉडी होती, मान लो एक ये बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक ये बॉडी जो न्यूट्रल है, ओके, तो होगा क्या? फिर से इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंड्यूस होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होंगे। ओके, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन और ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन। तो कौन डोमिनेट करेगा? जो नज़दीक है वो डोमिनेट करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो फाइनली ये न्यूट्रल बॉडी भी क्या होगी? अट्रैक्ट होगी, तो अट्रैक्शन दिखाएगी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ। ये बॉडी का पोलराइजेशन हो गया, उस बॉडी का भी पोलराइजेशन हो गया। जिसका पोलराइजेशन होना है उसका बॉडी होना ज़रूरी है, जो पोलराइजेशन करेगा उसका बॉडी होना ज़रूरी नहीं है। इसका पोलराइजेशन किसने किया? इस पार्टिकल ने किया। इसका पोलराइजेशन किसने किया? इस बॉडी ने किया। तो जो पोलराइजेशन कर रहा है वो बॉडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टिकल है, वहाँ पे बॉडी है, पर जिसका पोलराइजेशन होना है उसका बॉडी होना ज़रूरी है। ओके, तो और दो केस है इसमें, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसके नज़दीक मैंने एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ओके, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, ये पार्टिकल है तो इसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लूँ और उसके नज़दीक कोई दूसरा पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, नो अट्रैक्शन। ओके, तो ध्यान से समझना, ये एक दूसरी इसमें प्रॉपर्टी बन सकती है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल के नज़दीक एक न्यूट्रल बॉडी लाई जाए तो बॉडी अट्रैक्ट होगी। अगर एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी चार्ज न्यूट्रल बॉडी लाई जाए तो भी अट्रैक्शन होगा। पर अगर चार्ज बॉडी के पास कोई अनचार्ज पार्टिकल रखा जाए या चार्ज पार्टिकल के पास कोई अनचार्ज पार्टिकल रखा जाए तो कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी इसमें और है कि अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन कब हो सकता है? देखिए, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है बॉडी है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। पर रिपल्सन होने के लिए दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी के पास अपोजिट चार्ज होना चाहिए, सॉरी सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए। जैसे कि देख, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बराबर। तो रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट
रिपल्सन को श्योर टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिपल्सन कब पॉसिबल है? जब दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी के पास सेम नेचर का चार्ज होगा, तभी रिपल्सन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसीलिए रिपल्सन को श्योर टेस्ट बोलते हैं। ओके, फिर इसमें यहाँ पे मैंने एक मास की बात की थी कि किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है, वहाँ पे मास तो होगा ही। ओके, फिर मैंने आपको पहले एक बात बताई कि चार्ज, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है या जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतने इलेक्ट्रॉन का मास भी कम हो गया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उस बॉडी का मास कम होगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उसमें तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कुछ मास भी आ रहा है, तो उस बॉडी का मास बढ़ेगा। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन सकती है, नॉर्मल बात है कि इफ अ बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन देन इट्स मास विल डिक्रीज, एंड इफ अ बॉडी एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन देन इट्स मास विल इंक्रीज। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में। तो फाइनली मैं समराइज करता हूँ। चार्ज एक बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज का यूनिट कूलम है, CGS यूनिट ESU है, और एक यूनिट है फैराडे। ओके, उसके रिलेशन हमें याद होने चाहिए। चार्ज की प्रॉपर्टी एक स्केलर, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज क्वांटाइज रहता है, Q = प्लस और माइनस NE। किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। फिर सिंबल्स और कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। पर अगर कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और एक न्यूट्रल बॉडी है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। एक चार्ज बॉडी है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। पर अगर एक चार्ज बॉडी है या फिर एक चार्ज पार्टिकल है, उसके नज़दीक अनचार्ज पार्टिकल रखें तो कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और रिपल्सन एक श्योर टेस्ट है, क्योंकि रिपल्सन तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी या पार्टिकल के पास सेम नेचर के चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं चैप्टर को आगे समझने में काम आएंगी। तो वीडियो को, लेक्चर को 2-3 बार ध्यान से देखिए, समझिए, सारी प्रॉपर्टी हमें माइंड में रखनी है। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ चार्जिंग और कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक था। एक अच्छे से नोट्स बनाइए चैप्टर के और उसको रिवाइज करिए। ओके, और मैंने बोला था 11th के जो चैप्टर मैंने बताए थे उसको भी साथ साथ हमें रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।